बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ यूनिट के एक डिफरेंट काइंड से करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ऐसे यूनिट्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ आप लोगों को समझाई थी कि बेस यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं और ड्राइव यूनिट्स होते हैं। तो उन कैटेगरी के अंदर हम बेस यूनिट्स को इन डिटेल डिस्कस कर चुके थे। बेस यूनिट्स 7 होते हैं तादाद में, और ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के अंदर हमने कुछ नई क्वांटिटीज़ के यूनिट्स ऐड करके 7 यूनिट्स से एक सिस्टम बनाया था जिसको बेस यूनिट सिस्टम कहा था। उसमें लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी जो है ये शामिल है। इनके यूनिट्स से तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो बनते हैं। इससे तमाम फिज़िक्स के यूनिट्स समझ लें कि वो बनते हैं। अब इस यूनिट सिस्टम को प्रॉपरली यूज़ करके हम पूरी फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो इन यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यूनिट इस लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अहमियत रखते हैं। लेकिन ये यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी थी जो बेस और ड्राइव दोनों में नहीं आती थी, तो उनको हमने एक अलग से क्वांटिटी सिस्टम बनाया था और उनका एक यूनिट सिस्टम था जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया था। आज हम उस सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना तो बेस यूनिट में आते हैं ना ही ये ड्राइव यूनिट्स में आते हैं, तो इसलिए इनकी एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंगल के यूनिट्स थे और ये एसआई सिस्टम के अंदर इनको शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है। These units are not classified in base units or drive units. ये दो यूनिट्स हैं, वन इज द रेडियन, another one is steradian. रेडियन और स्टेरेडियन ये दो यूनिट्स जो हैं इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। अब हम इनकी डेफिनेशन जो है वो करते हैं कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है। इसको डिफाइन करते हुए हम कहते हैं कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई। Radian is a plane angle between two radii. रेडियाई रेडियस की जमा को बोलते हैं। ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ जिसने इसको कट किया ऑन अ circumference of an arc, जिसने सर्कमफेरेंस को कट किया एक आर्क के साथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। चूंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रेडियस जो है रेडियन जो है वो एक्चुअली में एंगल का यूनिट है। इसे प्लेन एंगल बोलते हैं, यानी ऐसा एंगल जो दो डायमेंशन से मिलकर बने उसे प्लेन एंगल बोलते हैं। तो ये एक प्लेन एंगल है और इस प्लेन एंगल के यूनिट्स को हमने डिस्क्राइब करना था
तो ये एक रेडियन के साथ मेजर किया जाता है। रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, जो दो रेडियाई के दरमियान में है, विच कट ऑफ, यानी उन दो रेडियाई ने कट किया है ऑन अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को, ऑफ एन आर्क, एक आर्क बनाई सर्कमफेरेंस को काट कर, इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं कि ये किस तरह से बनाई जाती है। कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के सेंटर से, जो कि O है, सर्कमफेरेंस, ये सारी ब्लैक बाउंड्री है, इसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। लेकिन एक रेडियस नहीं बल्कि दो रेडियस। दूसरा रेडियस इस तरह से लेना है, बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के दरमियान में ये एंगल होगा, लेकिन वो रेडियस कैसा होगा दूसरा, विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस को कट करे, एन आर्क, एक आर्क में, आर्क बोलते हैं उस कर्व शेप को, इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, यानी मैंने दूसरा यहां पे लिया इधर से सेंटर तक। अब जरा देखें, इस पूरी बाउंड्री को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। अब देखेंगे तो इन दो के दरमियान में कर्व लाइन आपको नजर आ रही होगी। अगर इस कर्व लाइन को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे आर्क, ये वो आर्क है, ठीक है। और इस आर्क की इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, इस आर्क की जो लेंथ होगी ये भी रेडियस के बराबर होगी। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक ये भी रेडियस होगा, ठीक है। ये दो रेडियस तो है ही। इन दो रेडियाई के दरमियान में ये एक एंगल बन रहा है। ये एंगल उस वक्त 1 रेडियन के बराबर होगा, रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं RAD के साथ। ये एंगल 1 रेडियन के बराबर उस वक्त होगा जब इसके सामने वाली ये जो कर्व है यानी आर्क है वो भी रेडियस के बराबर आ जाए। अब हमें इस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। हम कहेंगे रेडियन इज एन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं जो दो लाइंस के दरमियान में हो, एंगल ऑफ टू रेडियाई, बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के दरमियान में है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऑफ अ सर्कमफेरेंस, सॉरी, विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस को कट कर रही है, ये दोनों रेडियस सर्कमफेरेंस को कट कर रहे हैं। कैसे कट कर रहे हैं? एक आर्क में, यानी एक कर्व लाइन में, और उसकी लेंथ किसके बराबर है? 1 रेडियस के बराबर। तो इसलिए हम सेंटर पर बनने वाले एंगल को 1 रेडियन का नाम देते, 1 रेडियन का नाम दिया करते हैं। ये था जी 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट। रेडियन को RAD के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं कि स्ट्रे रेडियन क्या है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रे रेडियन, स्ट्रे रेडियन भी एक एंगल का ही यूनिट है, लेकिन ये एंगल सॉलिड एंगल है, यानी 3 डायमेंशन एंगल, और ये स्फीयर के सेंटर पर बनता है उस एरिया के साथ जो एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो हम कहते हैं इसको लिखते हैं इट इज द सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल को ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 3 डायमेंशनल, एंगल subtended at the center of circumference, sphere by an area equal to रेडियस स्क्वायर ऑफ रेडियस के यानी R स्क्वायर से बनने वाला जो सेंटर पर एंगल होगा उस एंगल को हम नाम देंगे 1 स्ट्रे रेडियन का। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक फुटबॉल ले लेता हूं। ये फुटबॉल एक स्फीयर की मानद होता है, शेप इसकी सर्कल की तरह नजर आएगी, लेकिन है ये फुटबॉल, यानी सारी डायमेंशन से ये क्लोज है। आपको फुटबॉल का पता है कि ये छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना।
हर पैच को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया, यानी यह फुटबॉल की सरफेस के ऊपर ही है। मैंने आर डिस्टेंस इधर लिया, आर मतलब 5 सेंटीमीटर था तो मैंने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगाई, फिर 5 सेंटीमीटर की ये लाइन, 5 की ये, 5 की ये। आपको पता है कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगी। वैसे तो दोनों बराबर हैं तो उसको आप लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी कह सकते हैं। अगर ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये मैंने जो लाइंस लगाई थी ये एक स्क्वायर बना रही थी। अब मैंने ये रेडियस को मिटा दिया, हालांकि है तो ये आर आर ही, ये एरिया अब आर स्क्वायर आपका बन गया। इसको आप इधर से इधर से इधर से इधर से खींच खींच कर आप इस स्क्वायर की शेप को बदल देते हैं सर्कल में। ये सर्कल बन गया। इस सर्कल का एरिया भी कितना होगा? चूंकि उसी को खींचकर, उसी की लाइंस को खींचकर बनाया, तो ये मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने एक धागे से स्क्वायर बनाया, फिर उस धागे को खींच खींच कर सर्कल में बदल दिया, तो एरिया तो उतना ही रहेगा, यानी आर स्क्वायर ही रहेगा। ये पैच आपने काट लिया कैंची के साथ, तो उतना आपको होल में सुराख नजर आ जाएगा। इस सुराख से एक कोन की शेप में सेंटर पर कोन लेंगे। आप अक्सर कॉर्नेटो खाते हैं तो कॉर्नेटो को आपको पता है कि वो कोन शेप होती है। उस कोन शेप का जो ऊपर से सर्कल नजर आ रहा है वो भी आर स्क्वायर के बराबर, अब वो कोन सेंटर तक पहुंच गई। तो जो कोन के जरिए सेंटर पर एंगल बनेगा, ये एंगल ये 1 स्टेरेडियन होगा। स्टेरेडियन का एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 स्टेरेडियन उस वक्त होगा अगर उस कोन का जो एरिया है सर्कल का वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन एंगल इसलिए हुआ क्योंकि ये दो लाइन सेंटर पर नहीं जा रही, ये हर तरफ से कोन बंद है और हर तरफ से लाइन जा रही है, इसलिए इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, यानी 3 डायमेंशनल एंगल। इसमें सिर्फ 2 लाइंस ही सेंटर पर जाती, उसमें एक कोन की शेप में बहुत सारी लाइंस जो है वो इधर से पीछे से, ये हर डायमेंशन से लाइंस जो है वो सेंटर पर जा रही हैं। तो ये एक कोनिकल एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है, तो इसको हम स्टेरेडियन का नाम दे देते हैं। स्टेरेडियन, रेडियन ये सारे रिप्रेजेंट हो गए। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया। रेडियन को आर ए डी और स्टेरेडियन को एस आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे एंगल बनते हैं, किस तरह से एंगल की फॉर्मेशन होती है, इन तमाम चीज़ों को हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया। अब इससे आगे बात करते हैं ड्राइव यूनिट्स की। ड्राइव यूनिट्स जैसे कि आपको पता है कि ये बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं। डेराइव यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं। उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं उनके जो यूनिट्स होंगे उनको ड्राइव यूनिट्स का नाम देंगे। उसमें बेशुमार क्वांटिटीज हैं, आप कहें इन्फिनिटी है तो ये भी गलत नहीं होगा। यानी इनको मिलाकर जितनी क्वांटिटीज आप बनाते जाएंगे तो उनके जो यूनिट्स आएंगे उन यूनिट्स को आप ड्राइव यूनिट्स का नाम देंगे। तो हम कहते हैं कि ऐसे यूनिट्स, these units are derived from base units। ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट से ड्राइव किए जाएं उनको हम ड्राइव यूनिट्स का नाम देते हैं, और इनकी बहुत सारी तादाद जो है वो मौजूद है, जिसमें हम चंद एक एग्जांपल लिख लेते हैं टेबल बना के। लेट्स सपोज के फिजिकल क्वांटिटी में लिखता हूँ, क्वांटिटी और फॉर्मूला उसका लिख लेते हैं। फिर इसका यूनिट लिखते हैं जिसको आप ड्राइव यूनिट्स कह सकते हैं, और फिर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसकी बात करते हैं। तो ये एक बना लेते हैं। लेट्स सपोज दैट के पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है फोर्स।
फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो F इज इक्वल टू ma होगा। इसका ड्राइव यूनिट तो न्यूटन होता है। फॉर्मूला यूनिट लिखें जिसको बेस यूनिट भी बोलते हैं, न्यूटन बराबर केजी मैस का यूनिट, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने ड्राइव यूनिट्स को बेस यूनिट की टर्म में लेके जाना चाहते हैं तो आप उसके फार्मूले के ऊपर फोकस करें। तो ये हमारे पास इसकी तरतीब आ गई। तो ये हमारे पास पहला बेस यूनिट जो है वो न्यूटन आ गया और पहली ड्राइव क्वांटिटी जो है वो फोर्स आ गई। फिर हम इसके बाद ये भी लिख सकते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी मीटर स्क्वायर ही बनेगा। ये हमारे पास दूसरी बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट्स आ गए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप दो बेस को मिलाकर बनाएं नई ड्राइव क्वांटिटी, आप दो ड्राइव को मिलाकर भी ड्राइव बना सकते हैं। मसलन मैं फोर्स और एरिया को डिवाइड करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना देता हूं जिसका नाम है प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए आ जाए। और प्रेशर को यूनिट्स वैसे क्या होता है इसका, पास्कल, लेकिन यहां पे अगर हम लिखें चाहें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब न्यूटन का फॉर्मूला आप ऊपर जानते हैं कि जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा के जी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ड्राइव यूनिट, उसको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट भी लिखना हमने सीख लिया। ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज। इसी तरह बहुत सारी और क्वांटिटीज भी हैं जो हमारी एक्चुअल में डिफरेंट तरह की बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं और उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं। वन ऑफ देम इज मोमेंटम। 4 मोमेंटम। मोमेंटम इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय P, लेकिन इट्स फॉर्मूला इज mv, mass और velocity का प्रोडक्ट। mass इज द बेस क्वांटिटी, velocity इज आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी। तो हम इसके यूनिट्स अगर लिखें तो न्यूटन सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि mass का यूनिट किलोग्राम और velocity का यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखेंगे तो सिर्फ किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, बेस यूनिट की टर्म में मैंने जितने यूनिट्स लिखे आप उसमें देख सकते हैं कि सारी की सारी बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स ही मौजूद है। मतलब पहले फोर्स का देख लें, केजी इज द बेस यूनिट, मीटर इज द बेस यूनिट, सेकंड इज द बेस यूनिट, मीटर इज द बेस यूनिट, केजी मीटर सेकंड, ये सारे बेस यूनिट्स हैं। उनकी पावर डिफरेंट हो सकती हैं, केजी मीटर सेकंड ये बेस यूनिट्स हैं। इट्स ऑल अबाउट द बेस यूनिट। ये सारे के सारे बेस यूनिट की टर्म में हम लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो यूनिट्स न्यूटन बना है, मीटर स्क्वायर बना है, या पास्कल बना है, या न्यूटन सेकंड बना है, ये एक्चुअली में बेस यूनिट से ही हमने अखज़ किए हुए हैं, यानी उनको ड्राइव किया हुआ है। इस वजह से इनको ड्राइव यूनिट्स का नाम देते हैं। फिर हम एक क्वांटिटी लिखते हैं, मोमेंटम भी हो गया, प्रेशर भी हो गया। इसके अलावा बेटे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत अच्छे तरीके से आप एक फार्मूला जानते हैं करंट का, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यहाँ पे चार्ज का अगर फार्मूला लिखें तो T इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको Q बराबर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T, यानी करंट, I इज द करंट एंड T इज द टाइम। और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, जिसे C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको ड्राइव के टर्म बेस के टर्म में लेके जाएं तो करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड जो है वो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स जो है वो हमने लिख लिया।
इसी तरह बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स जो है वो ले सकते हैं, और उनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स का नाम देंगे जो बेस यूनिट से ही एक्चुअली में अखज़ किए गए होंगे। तो अगर बेटे आप अच्छे तरीके से बेस यूनिट्स को तैयार कर लें तो हमें ड्राइव यूनिट्स करने जो हैं वो आसान हो जाते हैं, और बेस यूनिट्स को इन टर्म ऑफ ड्राइव यूनिट्स जो है वो लिखना आसान हो जाता है। ये ड्राइव यूनिट्स की इंपॉर्टेंस है, खसूसियत है। आपकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने लाज हैं, जितनी भी फिज़िक्स के हमने रूल्स लिखने हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, वो सारे के सारे फिज़िकल टर्म में लिखने हैं, फिज़िकल क्वांटिटी की टर्म में लिखने हैं। उन फिज़िकल क्वांटिटी को या तो ड्राइव होंगी या बेस होंगी, इन दोनों की टर्म में हम इसको अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंस थी हमारे यूनिट सिस्टम की, हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, जो हमें पढ़ना और इसके बारे में सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।